Okay, Aslan. रीड करेगा शानू इसको? Hegemony literally implies leadership and is a form of domination, which in turn implies forcing others to act according to own wishes. नहीं क्या लिखा है? विशेष ही है। नहीं विषय से पहले. ओन। Gramsci tried to analyze Marx's prediction that capitalism is bound to fall and capitalists dig their own graves as history will result in establishment of communism. However, Gramsci revised Marx's ideas and held capitalist exercise not only coercive power for domination but also ruled by civil society which manufactures कंसेंट। consent in form of bourgeois class. Hegemony is a set of ideas which determines the limits of एक सेकंड कॉमन सेंस। इस टू में बोल के आऊं जरा बाहर. So hegemony is a set of ideas which determine the limits of common sense and as such establish political, cultural, and economic leadership of bourgeois class. Example: subordination of Dalits by the upper caste, and even untouchability seems a common sense because of hegemony of Brahmanism. Hegemony, according to Gramsci, is the ability of ruling class and the power of their cultural values to live in the minds of the dominated class. Thus, communism can't come till it becomes a common sense. Hegemony thus differs from the domination as it is not a simple coercion to force things, rather generation of consent. As a dominated class feels, it is spontaneous expression of their own interest. Gramsci, being the theoretician of superstructures, held that civil society itself has become a superstructure and manufactures hegemony through institutions such as church, media, education. He thus argues working class also needs to manufacture counter hegemony and thus first go for war of position. मैं कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं दिया। नहीं है। ठीक है, कोई व्यूज है क्या किसी का इस पे? कुछ और एडिशन करना चाहिए था? बोलो भाई लोग। डोमिनेशन को कोवर्जन बताया ना उसने। हाँ, डोमिनेशन को क्वेश्चन बताया। इसमें एक्चुअली डोमिनेंस में ही प्रॉब्लम है, हेजेमनी तो बहुत इलेबोरेटली दिया ही है। और कुछ डोमिनेशन में है क्या अच्छा कुछ? स्टेट का रोल दिया है कि स्टेट ही है जो डोमिनेट कर रहा है, ऐसा कुछ? कोवर्जन वही यूज करता है ना, तो कुछ नहीं है। वो वाला ऐड कर सकते हैं शायद। ठीक है। कुछ वन वे प्रोसेस और टू वे प्रोसेस भी अपन दे सकते हैं क्या इसमें? सही है या गलत है मतलब? जैसे हाँ। हाँ हाँ, टू वे प्रोसेस हेजिमनी वो बोलता है ना कि ऐसा नहीं कि एक बार डेवलप कर दी तो हो जाएगी, उसको बार नेगोशिएट करते रहना पड़ेगा। वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इस सेंस में शायद कह रहेगा। हाँ, मतलब डोमिनेशन शायद वन वे प्रोसेस ही रहेगा जो स्टेट करता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके। और और इसके क्रिटिसिज्म में क्या व्यूज रहेगा? हैनारन का दे सकते हैं शायद। पावर से डोमिनेशन का नहीं है या फिर इन्फ्लुएंसिंग का नहीं है, पावर टू का है, मतलब रियलाइजेशन ऑफ देयर ह्यूमन सेल्फ का क्या है, कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन जो है, ऐसा कुछ। Power with consent rather than coercion. वो एम्पावरमेंट की भी बात करती है ना.
हैना अरेंट। हाँ वो एम्पावरमेंट की बात करती है ना हैना अरेंट। हाँ हाँ। So power is not just something to get things from others ऐसा कुछ. Power is also about empowerment to reach the full human condition. ऐसा कुछ. तो फूको भी डाल सकते हैं शायद. हाँ मतलब अपने कौन सा स्कॉलर था जिसमें वो एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंटल पावर का पढ़ा था? मैकफर्सन ही है ना. मैकफर्सन था, हाँ करेक्ट, मैकफर्सन। मैकफर्सन भी सही. यही है. गांधी भी शायद डाल ही सकते हैं सर. स्वराज वाला जो है. ये तीनों पावर 2 के लिए बोलते हैं वो. ये लोग पावर ओवर बोल रहे हैं. करेक्ट, ठीक है। यार कोई चैनल के अंदर ना वो जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे भी ये पॉइंट्स ऐड ऑन कर देते तो ताकि पता रहे अपने को। कोई कर सकता है क्या यार ये काम? वैशाली, शिवानी, कोई? हाँ कर देती हूँ मैं। और मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है कि पावर का डायरेक्टली तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा ही नहीं है। जो व्यूज पूछे हैं वो डायरेक्ट हेजेमनी और डोमिनेशन पे है। तो है ना, तो स्पेसिफिकली पावर पे बोल रही है ना, अपन को तो स्पेसिफिक व्यू हेजेमनी डोमिनेशन पे देने हैं। हाँ मतलब हाँ ग्रामसी मेरा का भी वही डाउट था कि ग्रामसी को ग्रामसी कौन है जो स्पेसिफिकली ग्रामसी को क्रिटिसाइज करता है, ऐसा कोई है क्या? नहीं. ग्रामसी का जो ये हेजेमनी और डोमिनेशन ये पावर से रिलेटेड है. टू फॉर्म्स ऑफ पावर, एक हार्ड पावर एक सॉफ्ट पावर को उसने डोमिनेशन और हेजेमनी कहा है. तो उस हिसाब से हम एलैबोरेट करके बता सकते हैं और फिर पावर को लेके हम हैना अरेंट या दूसरों को डाल सकते हैं, फूको वगैरह को. हाँ मतलब अगर देखा जाए तो हेजेमनी का आइडिया यही है ना, पावर ओवर पीपल एक्सरसाइज करना है। हम्म. दोनों इसने जो दिया है वो हेजेमनी भी वही है और डोमिनेशन भी वही है. पावर ओवर बोल रहा है ये. हम्म, ठीक है, तो मतलब ये चीज हो अच्छा, तो गया। मतलब जो भी मतलब हेजीमनी को अगर क्रिटिसाइज करना है तो जितने भी पावर के अलग अलग कंसेप्ट है उनको डाल दो, पावर ऐसा? 2 वाले मैकफर्सन, गांधी और हैना अरेंट वाले. हाँ मतलब पोस्ट मॉडर्न भी तो अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलता है कि पावर सोसाइटी में बहती है लाइक अ कैपिलरी वेन्स की तरह। हाँ फूको. ठीक है. वो थोड़ा हार्ड बना देता है, कॉम्प्लेक्स कर देता है, इसलिए मना कर रहा था. लेकिन वो भी सही है. पावर का कंसेप्ट तो वो भी है. अल्ट्यूजर का डाल सकते हैं ना, लाइक. एल्थ्यूजर तो सेम ही बात बोलता है ना। एल्थ्यूजर का इंटरप्रिटेशन इज सेम एज हेजेमनी ओनली। तो अगर मल्टीपल उसको, हाँ उसको, कल्चर. उसका इंटरपेलेशन था ना कंसेप्ट। हाँ तो बीको like पारेट भी डाल सकते हैं. विको पारिक का क्या है? वो कॉस्मोपॉलिटन है. मैं तो कॉस्मोपॉलिटन का हेजेमनी से कैसे डायरेक्ट लिंक करोगे आप? नहीं यार. और कोई व्यू है क्या किसी का? समीप? यार संजय, इंटरपेलेशन को एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्या फ्यू वर्ड्स में? यार इंटरपोलेशन सेम हेजेमनी होता है। मतलब बेसिकली क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज ऑफ द डोमिनेंट क्लास इन सच अ वे दैट दे अपीयर्स लाइक अ कॉमन सेंस, वही इंटरपोलेशन है। उसने बस नाम अलग दे दिया उसके लिए, और कोई डिफरेंस है ही नहीं हेजेमनी और इंटरपोलेशन। हर्बर्ट मार्क्यूस है वन मैन वन डायमेंशनल मैन. वरुण यार एक्सप्लेन भी क्या करो कि कैसे वो इससे रिलेटेड है। अच्छा, like individual is becoming consumer, like they are just, they don't know any product, they just buy like flash sales, and they are manufacturing, like you are getting this product for so cheap. They give like huge discount, like receive the data, manufacturing the content, like popping off the ads, like diverting the ideology. That's what hegemony is, right? Like manipulation of ideology. करेक्ट करेक्ट। So वो आई थिंक सपोर्ट में आएगा ना इसको। हाँ सब. बट क्रिटिसिज्म में इसका अच्छा है ना, आइडियल है ना, इसका क्रिटिसिज्म कैसे दे सकते? किसी ने है किया है इसको क्रिटिसाइज. I should also write answer. I'm writing now. I'm sorry. I went to hospital. It was late. I will write and post. हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं।
ठीक है, और फिर कंक्लूड कैसे करें इसको? कोई नैरो व्यू ऑफ पावर बता देंगे। नैरो व्यू या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कर सकते हैं, गांधी के आइडिया से कि कैसे उसने उस चीज को Oceanic circles of power. Yes, I agree with Shanu. Question is not on power directly. अगर hegemony भी है, hegemony is a form of power, हमको hegemony के around criticism या फिर कोई linkages देखनी चाहिए. हाँ मतलब वही डोमिनेशन। वही मैं कह रहा था कि बिपिन बिपिन चंद्रा का आइडिया ना कि ही डेवलप्ड अ काउंटर हेजेमनी, वो वॉर ऑफ मनूवर और उस चीज पे एंड करने का हाँ, मतलब मैं सोच रहा था। war of position. प्रॉब्लम है कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। नहीं वो तो ठीक है, बट एंड में तो आपको कोई व्यू देना पड़ेगा ना। गांधी का एग्जाम्पल दे सकते सपोर्टिंग में, क्रिटिकल हाँ ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो तो है रहेगा ही अपना, ये वैसे ही है। ठीक है, और कोई व्यू है क्या किसी का इस पे? या फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कौशिक ने लिखा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। हाँ, so next was explain the relationship differences between power, authority and legitimacy. तो कौशिक ने लिखा है कोई आंसर रीड कर देगा क्या? मैं कर देता हूँ। Explain the relationship and the difference between power, authority and legitimacy. Along with power, authority and legitimacy are also core concepts in political science. All the three terms are largely interrelated and thus often used interchangeably. However, there are some fundamental differences in all three. To understand this significance in political theory, their difference needs to be understood. First, power as being traditionally defined in an ability to get one's wishes carried out despite opposition. Legitimacy, on the other hand, is the capacity to secure willing obedience. Authority is legal right to obtain compliance and exercise power. Max Weber explained most appropriate relationship between all three, and he says that authority is equal to power plus legitimacy. While power is based on fear or force, legitimacy is based on respect and willing compliance. Thus, power and legitimacy plays a complementary role in securing obedience to command of authority. Weber further stresses that no authority can function effectively in absence of adequate legitimacy or power. It is to be noted that Weber differed considerably from Marxist conception of legitimacy. Weber holds that state has legitimacy and authority, thus no revolution is required. Later, Hannah Arendt also differentiated between power and authority. She believes that acting in concert, while authority is violence which belongs to state. For Hannah Arendt, power itself is legitimate, that is, it does not require any legitimacy further. However, later on, Marxists have criticized Weberian concept of legitimacy. Scholars such as Gramsci held that legitimacy depends on hegemony, which is not will of people but is manufactured consent. Thus, there is different views about all the three terms. While Marxist denies any existence of legitimacy and authority, liberals denies differentiation between power and authority of state. Thus, the relationship is complex and subject to multiple interpretations.
ठीक है, इस पे कुछ कमेंट? इसमें लेजिटिमेशन क्राइसिस वाला भी ऐड कर सकते हैं क्या, हेबरमास वाला जो है? बट वो तो आई थिंक एज अ क्रिटिक है ना उसका, हाँ कैपिटलिज्म मतलब, है। हाँ क्रिटिसिज्म में ही, राइट। नहीं, वो कैपिटलिज्म का क्रिटिक है ना। हाँ हाँ राइट यार। यहाँ पे क्वेश्चन वर्क। इसमें लेजिटिमेसी को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते थे कि लेजिटिमेसी होता है ना पावर प्लस कंसेंट ऑफ पीपल, के बाद फिर अथॉरिटी को डिफाइन कर सकते थे कि पावर प्लस लेजिटिमेसी जो वेबर करता है। तो अगर वो कंसेंट वो करके तो वहां से फिर अपन उसको लेजिटिमेसी क्राइसिस को ला सकते थे कि जिनको कंसेंट नहीं मिलता है तो वो लेजिटिमेट ना बन के लेजिटिमेट क्राइसिस हो जाता है उधर। हाँ, उस सेंस में डाल सकते हैं, सही बोला। और कोई पॉइंट है क्या किसी के पास इस पे? एग्जाम्पल में वही अपना इंटरनेशनल मूवमेंट और वो वाला। कंक्लूजन क्या देना चाहिए था? आई थिंक बाकी तो ठीक नहीं लग रहा है, बट थोड़ा कंक्लूजन सही नहीं हुआ। पावर के ऊपर ही दे सकते थे। The scholars have always been debated about the three facets of power, that is authority और वो ऐसे लाइंस में कुछ अच्छे से होना चाहिए था। वही लाइंस क्या हैं? मतलब मैं बोल रहा था अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो डिबेटेबल छोड़ना तो अधूरा ही पड़ेगा, बट ऐसे 2 लाइन में लिख देना भी वो लगता है कि नहीं, मतलब जो वर्ड्स अपने को फ्रेम करना है वो ऐसे कि ये डिबेटेबल ही रहेगा, कोई एक मतलब कुछ रिलेशन अपन अच्छे से बना नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ वो वर्ड्स में देना पड़ेगा, सोच के देखना पड़ेगा। रेलेवेंस पे भी एंड कर सकते हैं ना, जो नेशनल मूवमेंट से लिंक करके हमने काफी क्वेश्चंस में सिर्फ रेलेवेंस पे भी एंड किया है। वैसे जैसे इसने अथॉरिटी को बोला है कि अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर बोला है ना, तो वही उससे भी एंड कर सकते हैं शायद। इट इज व्हेन द स्टेट रियली एक्सरसाइज अथॉरिटी which has legitimacy of the people, it helps in better implementation of policies और ऐसा कुछ। हाँ, आई थिंक उस लाइंस पे थोड़ा एंड करना सही रहेगा उसको। And power struggle for power never ends. Like they have to manufacture hegemony to get legitimacy. Like we can end like Rousseau. Even the strongest man is not strong enough. बीच में शायद मार्क्सिस्ट के कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं। मतलब कंसेप्ट तो पूरा इन्होंने सही डिफाइन कर दिया है, सब कुछ रिलेशनशिप भी सही दिखाई है। बस ये है कि इसको एग्जाम्पल डाल करके इसको थोड़ा ऑर्गेनिक नेचर दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल थोड़ी कमी लग रही है। बाकी रियल लाइफ के एग्जाम्पल डाल करके कि कहाँ पर लेजिटिमेशन क्राइसिस हो रहा है, कहाँ पर अथॉरिटी नहीं है या फिर डिवाइड ऑफ पावर है, वो सब डाल करके खत्म कर सकते हैं। मतलब पहले डाल सकते जैसे ब्रिटिशर्स ने पहले उनका लेजिटिमेसी वैसे है जैसे वाइट मैन बर्डन के हिसाब से उन लोगों ने लेजिटिमेसी क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर कंसेंट लिखा है हेजेमनी वाला। बट व्हेन गांधी और वो आईएनसी वगैरह ने काउंटर हेजेमनी डेवलप की, तब इनकी लेजिटिमेसी ही क्रैक हो गई। तो उसके बाद हम देख सकते थे कि फिर तो मतलब वैसे ही अथॉरिटी फिर उनकी मतलब क्या रिलेशन होगा, हाँ अथॉरिटी भी वैसी डिवाइड हो गई ऐसा कुछ। तो उसमें कुछ मतलब एग्जांपल उस हिसाब से दे सकते हैं आईएनएम और गांधी वगैरह कुछ।
और कुछ एग्जांपल याद है? If you take like CAA example, it will be counter. Like to implement CAA, like government first have to manufacture, like this is not against minorities. Then they have to give, bring legitimacy. Then by using power, like legislation power, then they can make a authority to change. हाँ, गुड एग्जांपल। मतलब वो बोल सकते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हाँ, जहाँ पे वो भी लेजिस्लेशन क्राइसिस आ रहा है, वहाँ पे स्टेट हैज टू रिजॉर्ट टू कोercive मेजर्स टू इंश्योर अथॉरिटी, ऐसा कुछ। चले क्या आगे? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, अपने इसी पे लग जाएगा। Examine the conditions that are required for the maintenance of legitimacy in the modern society. Okay. Saurabh, गायत्री, कौन बोलेगा यार इस पे? मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामिन करनी है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, तो मतलब कि मैंने इंटरप्रेट किया कि एग्जामिन कैसे कि एक किसी भी जो भी कंडीशन है उस पर अपना व्यू दो, फिर काउंटर व्यू देना है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने स्टार्ट किया अपना लेजिटिमेसी से, तो जहाँ पर कि लेजिटिमेसी इज द पावर विच रिफ्लेक्ट द कंसेंट ऑफ गवर्न। देयरफॉर एक रिलेशनशिप होता है कि लेजिटिमेसी बराबर पावर प्लस कंसेंट। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर मतलब यहीं पर थोड़ा आइडिया दे दिया है कि ऐसा कंडीशंस क्यों चाहिए अपने को, मतलब लेजिटिमेसी को क्यों मेंटेन करना है। तो हल्का सा मैंने कंडीशन बता दिया कि यहाँ पर कि इफ स्टेट अनेबल टू एंजॉय लेजिटिमेसी इट रिजल्ट्स इनटू गवर्नेबिलिटी क्राइसिस। गवर्नेबिलिटी क्राइसिस जैसे कि टोटल रेवोल्यूशन हुआ था अपने यहाँ पे जेपी नारायण के अंडर, और रिसेंटली हमने हांगकांग और थाईलैंड के प्रोटेस्ट देखे हैं। तो देयरफॉर मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी इन मॉडर्न सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद मैं कंडीशंस पे आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है अपनी बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट का क्या बेसिस है? जैसे टी.एच. ग्रीन बोलता है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। मतलब कि स्टेट कंसेंट बेस्ड होना चाहिए, तो फोर्स बेस्ड होगा तो वो नहीं चल पाएगा, तो वो लेजिटिमेसी नहीं एंजॉय कर पाएगा। एट द सेम टाइम और भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब कि कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, स्टेट की भी जरूरत नहीं है, मतलब लेजिटिमेसी होने के लिए। जैसे मार्क्स बोलता है एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, तो स्टेट ही नहीं है तो वहां पर लेजिटिमेसी की बात ही नहीं होती। एक दूसरी कंडीशन लगी कि रीजनेबल लॉज, अगर लॉज मतलब के लोग हैं वो तो मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे और लेजिटिमेट मानेंगे। तो वैसे मैक्स वेबर बोलता है he defines authority as legitimate power. He argues that no revolution occurs as predicted by Marx because of Weber it is, मतलब वो चीज को बोलता है कि रैशनल लीगल जो है, मतलब जो लॉज बने हैं वो रैशनल हैं। तो इस करके अभी तक कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ है जो मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। तो पीपल चैलेंज लॉज व्हेन देयर आर नॉट रैशनल इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब अगर लॉज रैशनल नहीं है तो वो प्रोटेस्ट की फॉर्म में चैलेंज करते हैं लोग। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट उन्होंने रिफॉर्म मतलब अमेंड किया था, बट लोगों के प्रोटेस्ट के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस से रिस्टोर कर दिया। तो अगला इंपॉर्टेंट कंडीशंस आते हैं कि सिस्टम ऑफ राइट, मतलब जो राइट को मेंटेन करता है कंट्री, वो कहीं ना स्टेट वो कहीं ना कहीं पावर मतलब लेजिटिमेसी एंजॉय करता है। तो राइट इज ऑल्सो अ कंडीशन फॉर लेजिटिमेसी। तो वहाँ पर पीपल रेस्पेक्ट द स्टेट विच अलाउ देम टू एंजॉय द फंडामेंटल राइट। जैसे लास्ट की भी बोलता है कि एवरी स्टेट इज द राइट इट मेंटेन देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट एंजॉय करते हैं। जैसे फासिस्ट स्टेट हो गए वेयर एग्जिस्ट नो राइट्स बट स्टिल एंजॉय सपोर्ट। कुछ सिचुएशन में जैसे कैरिज्मेटिक लीडर हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जैसे जर्मनी में और वहां देखा था
कुछ और अकाउंटेबिलिटी को मैंने इंटरनेशनल बॉडी से रिलेट किया है, जहां पर कि यूएन हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो WHO और WTO ये क्या है, लेजिटिमेशन क्राइसिस फेस कर रहे हैं आज के टाइम में एट इंटरनेशनल लेवल पर। तो मॉडर्न जो कि लेजिटिमेसी के लिए ही आया था, मतलब कहीं ना कहीं से इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, लेकिन उसको हैबरमास क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि वेलफेयर स्टेट आर द टेम्पररी सॉल्यूशन, सो इट इज बाउंड टू फेस क्राइसिस विच ही कॉल्स, उसको बोलता है वो लेजिटिमेशन क्राइसिस बोलता है। सो इट इज क्वाइट रिफ्लेक्टेड इन वेरियस, और वो कब लेजिटिमेशन क्राइसिस कहाँ दिखता है, सोशल मूवमेंट्स में, प्रोटेस्ट में, इन सब में दिखता है, ऐसा हैबरमास बोलता है। तो फिर मैंने उसको कंक्लूड किया है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यहाँ पर लोगों की डिमांड एंड एस्पिरेशंस वो अलग हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एस्पायर करते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का मोटो है मिनिमम गवर्नमेंट को एंजॉय करने के लिए। एक बार ये लास्ट वाला पैरा थोड़ा वापस एक्सप्लेन करेगा? हाँ हाँ, मतलब ये कंक्लूजन हाँ तो लेकिन चाहिए, तो इससे क्या और लेजिटिमेसी बढ़ेगी। ठीक है। ये लिखा है यार, काफी अच्छा है। किसी का कोई एडिशन है क्या इसमें? कोई एडिशन, कोई कमेंट, कोई व्यू इसके ऊपर, कोई ऑल्टरनेट अप्रोच? गायत्री आपने भी लिखा है ना इस पे? हाँ, हाँ तो आपका कोई इसमें है क्या कोई different views? ये मैंने एक पैरा लिखा था मेरे आंसर्स में, वहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा था कि देयर आर सम डिफरेंट मेथड्स एडोप्टेड बाय स्टेट्स टू गेन लेजिटिमेसी मतलब इन द स्टेट। ऐसे 2-4 पॉइंट लिखा था वहाँ पे कि बाय मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सोशल वेलफेयर स्कीम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वगैरह से लिखा था। और ये भी लिखा था कि कैसे पता चलेगा कि उस स्टेट में लेजिटिमेसी है, तो उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, देन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन नेशनल फेस्टिवल्स, ये मैम के नोट्स में ही थे, एंड पीपल पे टैक्सेस। तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया था, जो वहाँ पे बोला था ना कि मेंटेनेंस के लिए क्या होना चाहिए, तो फैक्टर ऐसे दे दिया था मैंने, लेकिन गौरव जैसा नहीं लिखा मैंने। मेनली तो उससे अलग यही थी, बाकी तो इसका आंसर ठीक है। ठीक है, सही है। इस पे वैसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देके कि पहले लेजिटिमेसी कैसी थी, लाइक हॉब्स ने जिस तरीके से डिफाइन किया कि सिर्फ प्रिजर्वेशन होगा वही काफ़ी है, देन धीरे धीरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, लाइक थोड़ा सा बैकग्राउंड के, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में पूछा गया, थोड़ा सा टर्म्स दे सकते हैं कि ट्रेडिशनल में लेजिटिमेसी क्या थी ऐसा, एंड देन फिर स्विच ऑन करते हैं मॉडर्न पे। वो भी अच्छा होगा। जैसे पहले लेजिटिमेसी मिडिवल में जैसे डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग में मिल रही थी, उनको जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की।
सेकंड हॉल्स वाले में स्टेट हाँ मतलब वही एक वन डिमेंशनल व्यू दिया था लेजिटिमेसी का। बाद में कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट ने लेजिटिमेसी वो सब दिया है ना, कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट वाला तो दिया है शायद, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेजिटिमेसी स्टैब्लिश की उन लोगों ने। वही तो लेजिटिमेसी का क्राइटेरिया चेंज हो गया एज के हिसाब से, और मॉडर्न कंसेप्ट में कंसेंट ऑफ द गवर्न का ज़्यादा पल्ला भारी था, मतलब ऐसा कुछ। इवन इसमें डेमोक्रेसी डेफिसिट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इन रिट्रीट अभी आर्टिकल आया भी था पहले, तो उसमें यही था कि लेजिटिमेसी जो है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की उनकी कहीं ना कहीं लॉस हो रही है, तो कुछ कुछ रीजंस ऐसे दिए थे, उसका भी दे सकते हैं थोड़ा। तो क्राइसिस में लिख सकते हैं ना। हाँ, वो मेरे को भी लग रहा था कि वो जो सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी बोल रहा है ना, उसको भी थोड़ा एक पैरा में डालना चाहिए था, उसका भी ट्रेस बैक करना चाहिए था कि पहले सोसाइटी कैसी थी और अभी कैसी है, और लेजिटिमेट का उसमें क्या रोल था, तो एक पैरा डाल सकते थे बीच में। राइट, और कोई पॉइंट है किसी का? वो डेमोक्रेसी डेफिसिट जो बोल रहे थे वो कोविड के टाइम की बात कर रहे थे अपन लोग? नहीं, अभी वो रिपोर्ट आई थी ना, पता नहीं। डेवलपिंग कंडीशन थी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, उस पे उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी, हाँ फ्लॉड मोस्टली डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर रही है अच्छे से। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। सही है ये। सुजैन वो डाल देना ना कमेंट में। Can we give leak you one more Asian values definition idea, like they believe mostly in discipline, like China, he was fantasized by China, like China society is like more disciplined, how they maintain, like they give more priority to duties rather than rights, and then we can give like Nozick's entitlement theory as criticism for that. शायद मतलब उसका वैसा है कि एशियन कंट्रीज में ज्यादातर उनकी लेजिटिमेसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वेलबींग को ज्यादा ये करती है कि उससे लेजिटिमेसी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल सिविल राइट्स से ज्यादा लेजिटिमेसी डिफाइंड होती है, ऐसा कुछ। मतलब वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को फोकस देते हैं रादर देन पॉलिटिकल या सिविल राइट्स को, तो सेंस में लेजिटिमेसी गेन करते हैं। इम्पावरेज्ड है हम लोग वैसे ही कुछ, पहले तो लोगों की पहली जरूरत सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ। इवन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर हम उसका बात करें, क्या नाम था उसका, कार्ल मार्क्स नहीं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोल रहा हूँ, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य का था ना, कौटिल्य, तो उसने भी यही बोला कि पहला जो मतलब एक ड्यूटी है उसकी, दैट इज मटेरियल वेलबींग। नहीं ठीक है, वो सही नहीं रहेगा, छोड़ो उसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। Right. Next was quote, comment on insofar as the national events are decided, the power elite are those who can decide them. C. Wright Mill, Nishant, Nikunj, and Shanu. Shanu जी? हाँ, इसमें हमने पढ़े हैं तो क्या मैं बता देता हूँ, पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बेसिकली पहले पावर को डिफाइन किया है, उसके बाद एलिटिस्ट थ्योरी दी है, उसके बाद मैं सी राइट मिल्स पे आया हूँ और फिर उसको डिफाइन किया है, फिर मैंने बताया कि कौन कौन सपोर्ट करता है, और फिर क्रिटिसिज्म, और फिर रेलेवेंस और इक्विलिब्रियम। तो शुरुआत तो एक फ्रेडरिक वॉटकिंस का एक कोट था, जिसमें कहा है कि प्रॉपर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नॉट स्टडी ऑफ स्टेट बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल एसोसिएशन टू एग्जाम्पलीफाई द प्रॉब्लम ऑफ पावर। तो इससे मैंने दिखा दिया कि पावर कोड कॉन्सेप्ट है और कंटेस्टेड भी है, और फिर उसके बाद मैं एलिटिस्ट थ्योरी पे आया हूँ, और वो इंस्पायर्ड था प्लेटो और अरिस्टोटल से, और जिसकी बेसिस पे पेरेटो ने ये दिया, पावर लाइज विद द पावर विद मार्क्सिज्म में। उसके बाद मैं ये पावर रिलीज वाले कॉन्सेप्ट पे आया हूँ, जिसकी राइट मिल्स ने दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसए। कोई पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट हाउस मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास रहती है और वो अपने इंटरेस्ट में लेते हैं, और फिर यूएसए पहले ज़्यादा डेमोक्रेटिक था,
पर उसके बाद फिर इंटरनल क्राइसिस लाइक सिविल वॉर और उनका इंक्रीजिंग रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर से उनका जो पावर एलिट का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से इट अल्टीमेटली लेड टू द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ओवर जापान। तो उसके बाद मैंने बस सपोर्ट में एक मॉस्का का दे दिया, जिसमें यही सेम नेसेसरी डिफरेंस क्रिएट किया था गवर्निंग क्लास और गवर्न क्लास का, और रॉबर्ट मिशेल का दे दिया, द आयरन लॉ ऑलिगार्की दिया था, सोशलिस्ट हो या लिबरल हो हर जगह पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है इन हैंड्स। और एक सपोर्ट में मैंने मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो एंथनी डाउन्स और शून पीटर का था, डेमोक्रेसी लाइक अ मार्केट, या पॉलिटिशियंस और एंटरप्रेन्योर्स और वोटर्स जो है सिर्फ कंज्यूमर्स है, तो उनका सिर्फ काम है कि वो सिलेक्ट करे और भी था। तो इसका मैंने क्रिटिसिज्म दे दिया कि रॉबर्ट डेल का, जिसने कहा था कि यूएसए ओलिगार्की नहीं है बट पॉलीआर्की है, क्योंकि वहाँ डे टू डे में बेसिस पे जो डिसीजन है उनके पास काफ़ी ऑर्डिनरी लोगों के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे डिसीजन है दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डे टू डे। तो उसने खुद ही के उसको मॉडिफाई किया था बाद में कि प्रेशर ग्रुप वहाँ पे जितनी भी है सबकी इक्वल पावर्स नहीं है, तो इसलिए उसने डिफॉल्ट पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट दिया था क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रुप की ज़्यादा पावर है। तो फिर मैंने वही इसको इंडिया से रिलेट कर दिया कि ये सेम कॉन्सेप्ट पावर एलीट का हमें इंडिया में भी दिखता है, जिसको लिथियम एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है लेफ्टिस्ट की तरफ से, या खान मार्केट कहा जाता है राइट की तरफ से। और फिर मैंने उसको एक कंक्लूजन देने के लिए हन्ना एरेंट का वो दिया कि देयर इज अ नीड टू एक्सरसाइज पावर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट रेदर देन पावर। गांधी भी दे सकते हैं। ये लुटियंस वाला का मतलब कोई कहीं पढ़ा है क्या तूने, या खुद से लिखा है ये? अरे नहीं, ये मैंने किसी आंसर में पढ़ा था। आई थिंक एक दूसरे आंसर में वो डाला हुआ था उसने, वो ऑक्सफैम का जो है ना, वो वाला एक पॉइंट था, वो भी इनइक्वालिटी वाला। हाँ, वो टॉप 1% है, टॉप 10% के पास कुछ था ना वो 1%। हाँ 1%। और एक और जो तीसरा आंसर था उसमें आई थिंक मार्क्सिस्ट का एक पर्सपेक्टिव था, वो आई डिड नॉट, वो आई थिंक डिफॉर्म पॉलीआर्की से रिलेट हो जाता है ना वाला पॉइंट ने उसने वही कहा था, इनके पास इकोनॉमिक पावर होती है वही रूल करते। बाकी तो देयर आर नो एडिशंस। आई थिंक सी राइट्स मिल के पर्सपेक्टिव में था, तो आई थिंक यूएसए वाला वो सब लिख सकते हैं उसके अंदर तो। और फिर रॉबर्ट डेल का भी व्यू दे दिया तुमने। यार वो एक पॉइंट लिखा था क्या एलिट थ्योरी से जो कंपैरिजन किया था? किस चीज का कंपैरिजन? कि जैसे जो पुरानी क्लासिकल एलिट थ्योरीज थी उससे, जैसे इसने एक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव दिया था, एंड जो ट्रेडिशनल एलिटिस्ट थ्योरीज हैं वो या तो पर्सनालिटी ट्रेट्स पे बेस्ड होती थी या कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज टाइप, मॉस्का और पैरेटो। नहीं, ये मैंने एक्चुअली वो क्रोनोलॉजी ये थ्योरीज की वैसी है ना कि पहले क्लासिकल एलिट आते हैं, फिर ये टीराइट मिल्स आते हैं इंस्टीट्यूशनल एलिट, फिर अपना रॉबर्ट डेल वगैरह आते हैं जो प्लूरलिस्ट है। तो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से वो वैसी क्रोनोलॉजी रहने पे स्ट्रक्चर शायद बेटर रहता। अच्छा, एक बार स्ट्रक्चर बताना पड़ा सानू। वही पावर को डिफाइन किया और फिर एलिटिस्ट थ्योरी दी, और फिर की राइट मिल्स का मैंने कॉन्सेप्ट बताया पावर एलिट का, उसको फिर डिफाइन किया, और उसके बाद फिर सपोर्ट किया तो उसके कॉन्सेप्ट को कौन कौन सपोर्ट करता है, और फिर क्रिटिसिज्म दिया, और उसके बाद फिर वो शायद वो दे सकते हैं। रॉबर्ट डाल ने एक्चुअली राइट मिल्स को ही क्रिटिसाइज करके बोला है ना, सिर्फ सर्कुलेशन मतलब पावर एलिट्स ही नहीं होते, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब ऐसा कुछ है ना। हाँ वही तो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म में वही है। ओके ठीक है सर।
समीप जो बोल रहे थे वो पहले वाले बोल रहे थे, वो परेटो और वो सब जो थे। हाँ, वो मैं जहाँ पे मैंने उसके थ्योरी को सपोर्ट किया है ना, उन पॉइंट्स में आई थिंक आई कुड हैव मेंशन समीप वाले। एक्चुअली जो क्लासिकल वाले जो परेटो और मॉस्को वाला है, उनके और जो बाद में जो आते हैं राइट्स मिल वाला, उनके इसमें कुछ एक कोई डिफरेंस ये रहता है कि इसमें सर्कुलेशन ऑफ एलिड भी नहीं होता है, जैसे उन लोगों ने सर्कुलेशन ऑफ एलिड बोला है, तो रॉबर्ट माइकल्स और ये वालों ने बोला है कि सर्कुलेशन ऑफ एलिड भी नहीं होगा। वो जो पहले वाले ही है वो ऐसे कुछ रहेगा, ऐसा कुछ है, मेरे को अच्छे से नहीं पता, कुछ तो डिफरेंस था दोनों के बीच में। मार्क्सिस्ट को लेके नहीं नहीं, मार्क्सिस्ट को लेके नहीं। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि मॉस्को और ये जो थे वो सर्कुलेशन ऑफ एलिट के बीच में बोलते थे कि चाहे पावर कहीं भी हो ये एलिट्स में ही रहेगी, लेकिन ये लोग कुछ और बोल रहे थे कि रॉबर्ट माइकल्स और वो ओलिगार्की ही रह गए, ऐसा कुछ बोला था उन लोगों ने। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो सेम ही है, मतलब ओलिगार्की भी तो एलिट ही हुआ ना। ओलिगार्की तो हाँ एलीट ही हुआ। देख के बताता हूँ मैं थोड़ा बाद में। फिर तो सही है आंसर, मतलब लगभग। आई थिंक ये दोनों डिफरेंट होते हैं कॉन्सेप्ट, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की और सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हाँ ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई मीन ये जो आप पहले बोल रहे थे ना कि इसमें है मेंशन उसमें नहीं है, तो वो सही है, क्योंकि जो प्रीवियसली जो था ना वो सर्कुलेशन ऑफ एलिट का कॉन्सेप्ट था, और ये आया तो उसने उसको मतलब इनवैलिडेट कर दिया सर्कुलेशन ऑफ एलिट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया था। लेकिन बेसिक डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे को भी इतना ही पता है कि कुछ डिफर है, लेकिन ओलिगार्की भी तो एलिट ही हुए आखिर में, और वो मार्क्सिस्ट जैसे भी नहीं है कि जो मोनोलिथिक एलिट है। आखिर में फ्रैक्चर एलिट भी है, मतलब डेमोक्रेसी के बाद तो वो दूसरे आएंगे इलेक्शन के बाद। नहीं, आई थिंक इसमें ये है ना कि एलीट में काफ़ी, मतलब मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसमें ये है कि वही सर्कुलेशन ऑफ एलीट हो रहा है, मतलब वही वही पॉसिबल जो एलीट है वो बार बार उसी में आ रहे हैं। लाइक अगर अपोजिशन गवर्नमेंट है और मतलब जो गवर्नमेंट पावर में है वो मोर लाइक सेम है, तो एक जा रही है तो दूसरी आ रही है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओलिगार्की में सिर्फ ये मतलब है कि कुछ फ्यू पावरफुल लोग हैं, उन्हीं के हाथ में उनके हाथ में, मतलब उनके कंट्रोल में ही पूरा पावर रह रहा है, बस ये है। ये सर्कुलेशन में फॉक्सेस एंड लायंस का डिफरेंस क्या है? लाइक कैपिटलिस्ट ऑफ फॉक्सेस एंड पुअर लायंस। वॉइस बहुत कम है थोड़ा, जल्द से बोलने में। अभी एक और बार रिपीट करना बोला। क्या वो कह रहा है रिपीट करो जो आपने बोला ना अभी। अच्छा, ये सर्कुलेशन इन सर्कुलेशन of pellets there will be like foxes and lions, right? Generally foxes will be like cunning meant for capitalist class, like, and they feel insecure and they I think will they leave space for lions, or will lions come on their own? Actually, who are lions? Who are braver? फॉक्सेस और लायन तो दिया था उसने। Welfare state maybe. गूगल पे सर्कुलेशन ऑफ एलीट पर्टिकुलरली रिजीम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि अगर कोई रिजीम चेंज होता है, कोई रेवोल्यूशन आता है, तो पहले भी कुछ एलीट थे और जो नए आएंगे वो भी कुछ एलीट होंगे। और जो तो ओलिगार्की कहना तो गलत थोड़ी रहेगा। ओलिगार्की क्या? रॉबर्ट माइकल का ओलिगार्की जो दिया है वो भी तो एलिट्स ही हुए ना आखिर में, ऐसा। मतलब सर्कुलेशन ऑफ एलीट तो आ गया ना कि एक गए दूसरे आए, ओलिगार्की का मीनिंग तो फिर वही कि जो कंट्रोल कर रहे हैं वही करेंगे, इसमें रिजीम चेंज की बात नहीं हो रही। कुछ भी स्ट्रक्चर यार ओलिगार्की मेरे हिसाब से वो डेमोक्रेसी का क्रिटिक है कि डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि, और जो प्लूरलिस्ट कहते हैं कि पावर इज डिस्पर्स्ड इन सोसाइटी, तो ओलिगार्की वाले वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो या सोशलिस्ट सोसाइटी हो, इवेंचुअली सब ओलिगार्की की तरफ ही जाते हैं। तो मतलब इट ऑलवेज रिमेन्स इन हैंडफुल ऑफ, लाइक पावर रिमेन्स इन हैंड्स ऑफ द ओलिगार्क्स ओनली, कोई सी भी तरह की सोसाइटी हो। हाँ तो मतलब वो इवन आफ्टर रिजीम चेंज हम देखते हैं तो वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रहता है, मतलब जो नए हाँ लोग आए हैं वो भी अल्टीमेटली ओलिगार्क्स ही होते हैं, या नो डिफरेंट, आई थिंक उस सेंस में बोला था। हाँ, तो मतलब लाइक
आई एम नॉट श्योर कि वो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्टली कैसे उसको इंक्लूड करेंगे। मैम ने तो एलिटिस्ट थ्योरी में ही लिखवाए हुए थे ये 4-5 वो सपोर्टर्स, तो मैंने फिर डाल दी उसके अंदर। रॉबर्ट मिकेल भी दिया है क्या मैम ने? हाँ दिया है। उसने कहा है कि चाहे सोसाइटी लिबरल हो या सोशलिस्ट हो, वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हमेशा फॉलो होती है, तो कंसंट्रेशन हमेशा एलिट्स के पास ही होती है पावर। तो मैम ने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया क्लासिकल वासिकल वैसा कुछ, बस मॉस का परेटो दे दिया स्टार्टिंग में और बाद में रॉबर्ट माइकल्स और सी राइट मिल्स दे दिया। मैम ने रेमंड एरन का भी किया है शायद। हाँ शायद रेमंड एरन तो एक्चुअली वही है कि वो मेरे ख्याल से रॉबर्ट मिकेल के बाद ही रेमंड एरन ने फर्दर उसमें बोला था कि फ्रैक्चर एलिट और कौन सा एलिट था दूसरा, एक और कोई सा था ना, मोनोलिथिक एलिट, राइट। तो मतलब उसने रॉबर्ट मिकेल कहता है कि कोई सी भी सोसाइटी ओलिगार्की रहेगी, तो उसमें वो कह रहा है कि ओलिगार्की तो रहेगी बट उसमें फ्रैक्चर्ड एलिट है और इधर मोनोलिथिक एलिट है, तो स्टिल डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बेटर देन सोशलिस्ट सोसाइटी। तो ट्रेडिशनल में सिर्फ यही दो ही आएंगे, परेटो और मॉस्का। हाँ, एलिटिस्ट में तो ट्रेडिशनल में तो पेरेटो और मॉस्का ही है, ये तो मेरे को अच्छे से याद है। एक बार अगर किसी के पास गोबा अगर सामने रखी ओपी गोबा, तो उसका क्लासिफिकेशन देख सकते हो। मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा घर। ठीक है, आई थिंक फिर तू फोटो डाल देना यार अभी, तो अगर किसी के पास ठीक है, फोटो। वो समीप आपने फोटो डाला था उसका, कल आप बता रहे थे ना लास्ट क्लास में, एक ओपी गोवा 263 पेज। एक्चुअली मेरे को 263 पे तो कुछ मिला नहीं उधर, कंक्लूजन लिख रहा था। एडिशन अलग हो, एडिशन का मैंने पीडीएफ मैंने वो फोटो खींच के डाल दिया था वैसे। अच्छा उसी आंसर में, क्लास पर्सपेक्टिव वाले आंसर में। ठीक देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। कमेंट ऑन रॉबर्ट स्टाल कंसेप्ट ऑफ डिफॉर्म पॉलीआर्की। तो वृषाली, आपने स्ट्रक्चर लिखा है क्या वृषाली यहाँ पे? हाँ मैं हूँ, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स ज़्यादा लिखे नहीं है, तो वो बाद में डालूंगी। स्ट्रक्चर पढ़ दूँ क्या? हाँ पढ़ दो। तो मैंने पहले बोला है कि ये जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन पॉलिटिकल थियोरी विच इज़ अ डिबेटेड कॉन्सेप्ट। फिर रॉबर्ट द हल कम्स, मतलब उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या है कि उनका प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के अंदर आते हैं वो, एंड दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू एलिटिस्ट क्लास एंड जेंडर perspective in which says that power divides society into two broad categories. प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि सोसाइटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इन सिंगल ग्रुप बट अमंग वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स, एग्जांपल है। फिर प्लूरलिस्ट थियोरी का ही थोड़ा और बताया है कि जैसे सच ग्रुप्स डू नॉट कम्पीट विद द स्टेट अथॉरिटी, ये उनका एक फीचर है। सेकेंड एक फीचर है कि दीज ग्रुप्स फॉर्म इंटरमीडियरी बॉडीज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। फिर टॉकवेल का ये है स्टेटमेंट है कि एब्सेंस, मतलब एग्जांपल दिया था उन्होंने कि एब्सेंस ऑफ इंटरमीडियरी ग्रुप्स इन फ्रांस हैज लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, वाइल यूएसए में उनका एग्जिस्टेंस था, तो देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी। अनदर फीचर इज दैट इंटरमीडियरी ग्रुप्स वर्क टू कन्वे द इंटरेस्ट्स ऑफ मेंबर्स टू द गवर्नमेंट एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस। फिर रॉबर्ट द हल ने, मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट है डिफॉर्म पॉलीआर्की, उससे पहले आता है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की, which means that society is controlled by a set of competing interest groups and government only functions as an honest broker। ये उनका पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको क्रिटिसाइज करा है ये बोल के कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे बस कॉन्सेंट्रेट करता है प्लूरलिस्ट थियोरी। However, it does not take into account the issues on which decision has not been taken at all, although they are important, मतलब इग्नोर करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन, अगर डिसीजन नहीं हुआ है तो मतलब बस प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेशन है। एंड नेक्स्ट ये है कि कुछ ग्रुप्स, मतलब ठीक है ये ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बट मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन दिस ग्रुप्स। तो इन क्रिटिसिज्म को ये करने के लिए, टैकल करने के लिए मॉडिफिकेशंस आए थे प्लूरलिस्ट थ्योरी में, and that is accommodated by Robert the Hull, who has given deformed polyarchy। तो इन्होंने recognize किया कि yes, all interest groups do not have equal power,
और भी है चार्ल्स लिंडब्लॉम, उन्होंने बोला है कि पावर लाइज विद द कैपिटलिस्ट एंड बिजनेस क्लास एंड दिस इज क्लोजर टू द मार्क्सिस्ट व्यू, जो बोलते हैं कि यही हैव्स एंड हैव मतलब पावर इज विद दोज हु हैव कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि पावर इज अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। Even in pluralist theory, it can be said that power is not exercised equally. Rather, different forms of domination positions exist in the different pluralist groups. So, Robert de Hull उन्होंने recommend किया है कि policies, such policies should be brought that would promote redistribution of power in society. फिर कुछ और एडिशन करना है कि इसमें? कोई और व्यू है क्या किसी का? ये सही है। या फिर कुछ मिसिंग होगा तो एडिशंस भी बता दीजिए। कंक्लूजन तो वैसे ही सेम कर सकते हैं ना, हैना अरेंट या फिर गांधी से। वो तो क्रिटिसिज्म नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ, मतलब एज अ क्रिटिसिज्म, एज अ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन तो अलग। इसको मैकफर्सन ने भी क्रिटिसाइज किया था शायद। हाँ, मैकफर्सन ने भी किया है। और ये डायरेक्टली पावर से रिलेटेड भी नहीं है ना, मतलब थोड़ा डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, वो भी थी इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर कोई और व्यू नहीं है तो अपन चलते हैं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो मैं ट्राई करती हूँ ऐड करके फिर आंसर लिख दूंगी। नेक्स्ट यार 6 किसी ने लिखा है 7th। Power flows throughout the system like blood in the capillaries of our body, Shivani. Shivani? हाँ, एक मिनट। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है कि फौकॉल्ट का व्यू जो है पार पे, उसने मतलब मल्टी डायमेंशनल व्यू दिया है पार पे, कि जैसे बाकी सभी ने थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक व्यूज दिए हैं, या एक ही चीज़ देखी है पार को, लाइक स्टेट सॉवरन में पार है जैसे हॉब्स बोलता है, या फिर बॉर्जियो क्लॉज जो है वो पार गेन करती है जैसे मार्क्सिस्ट बोलता है। तो फौकॉल्ट ने बहुत सारे डायमेंशंस इंक्लूड करे हैं, तो आई गेस क्वेश्चन वो बोल रहा है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है कि माइकल फौकॉल्ट एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है, वो इंटेलेक्चुअल है, और उसका मेन एम्फेसिस है कि नॉलेज इज पावर एंड इट प्रिवेल्स एवरीवेयर। उसके बाद मैंने बता दिया कि फौकॉल्ट पे जो नेट्स्की था उसका इन्फ्लुएंस था, और नेट्स्की इज ऑफ ओपिनियन दैट थ्योरीज आर जस्ट परसेप्शन, और हर एक चीज़ पे मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जो फौकॉल्ट का कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्सेज है वो नेस्की से ही इंस्पायर्ड था, जो आगे बेसिस बनता है उसकी पार वगैरह का। तो डिस्कोर्सेज के उसके अकॉर्डिंग जो डिस्कोर्सेज है वो सिर्फ एक तरीका है रियलिटी को बताने का, ना कि वो खुद रियलिटी होते हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को लिमिट करते हैं। फौकॉल्ट का जो पार पे व्यू है, उसने एक बुक लिखी थी डिसिप्लिन एंड पनिश, वो उसने 1979 में जब पब्लिश हुई, तो उसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वो थे डिसिप्लिनरी पार, गवर्नमेंटेबिलिटी एंड बायोपार। तो जो डिसिप्लिनरी पार है उसमें वो फोकस करता है कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो पार जो है एक्सरसाइज करते हैं, और जो मेजर तरीके से वो पार एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिटीजन्स को डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन में लेके आते हैं। एक तरीके से वो हर मतलब पार हर तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं कि सिटीजन जो है वो डिसिप्लिन में रहें। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखी थी प्रिजन वगैरह की, मैंने इंक्लूड नहीं करी कि
जो पहले हमारा था वो वायलेंट तरीके से प्रिजनर्स को हैंडल करते थे, लेकिन बाय द टाइम जो है वो प्रिजनर्स को अब अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और जो प्रिजनर की जो एनर्जीज होती है वो डिफरेंट वर्क में लेके आते हैं कि वो पॉजिटिव तरीके से काम करें वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है डिसिप्लिन में लेके आने से फ़ायदा रहता है। तो उसका जो है वो मतलब नेगेटिव व्यू नहीं है पार पे, इसको वो सपोर्ट ही करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि मॉडर्न टाइम में जो सोसाइटी है वो जो मास सोसाइटी है उसमें देयरफॉर टू कंट्रोल मास सोसाइटी अडॉप्ट वो मेथड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो यूज़ करता है। फौकॉल्ट बोलता है कि जिस मतलब जो भी डिसिप्लिन वाली पूरी थ्योरी है ना, जिस तरीके से वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, उसको गवर्नमेंटेबिलिटी का नाम दिया गया, वो पूरी प्रोसेस को। और उसका काम क्या है? होमोजेनाइजेशन करना और डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना। अब डिसिप्लिन से होता क्या है कि जो स्टेट है वो बॉडी माइंड सोल हर चीज़ कंट्रोल कर लेती है ह्यूमन बीइंग का, और उसको वो बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपार, क्योंकि माइंड बॉडी सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो एट द एंड जो पावर है वो मल्टी डायरेक्शनल है, और जो पीपल है, और इनफैक्ट जो ये तो इंस्टीट्यूशन की बात होगी, इनफैक्ट जो पीपल हैं ग्रास रूट लेवल पे वो भी जो है वो व्हीकल ऑफ पावर है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी दे रखी हैं उसमें, इंटेलेक्चुअल्स की, डॉक्टर्स की। फिर उसके अकॉर्डिंग पार प्रोडक्टिव है, और पार हमको एक आइडेंटिटी देती है। पार एक स्ट्रेटजी है, और जहाँ जहाँ पर भी पार होगी वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी होगी। स्टेट की रेजिस्टेंस देते हैं लोग, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम ये रेजिस्टेंस वाली फीलिंग भी लेके आते हैं तो हम फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने एंड में यही लिख दिया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हॉब्स वगैरह की उनका एक ही व्यू है पार पे कि सॉवरेन के पास अल्टीमेट पार होनी चाहिए, या मार्क्सिस्ट का व्यू। तो उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्स व्यू है इसके ऊपर। ये सारा मैम के नोट्स में से, ये कुछ भी मैंने खुद से नहीं ऐड करा। कुछ एडिशन लग रहा है क्या किसी को इसमें? आई थिंक इस चीज़ को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जो कि मेनली इनका कंसेप्ट था कि इन्होंने सोशियोलॉजी से लिंक किया था पावर के कंसेप्ट को। लाइक किस तरह से जो सोसाइटल वैल्यूज या कह सकते हैं जो भी नॉलेज के थ्रू हम लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं, लाइक जो भी इंस्टीट्यूशन है। तो उस पे जो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, वो मेनली इसीलिए थी कि उन्हें पावर एक्सरसाइज करना था, तो उन्होंने लाइक लोगों के माइंड में ऐसे तरीके से चीज़ें बना दी, इम्पैक्ट कर दिया। और कॉलोनियल टाइम में जितने भी मतलब इंस्टीट्यूशंस थे वो भी इसको मतलब रिप्रेजेंट करते थे कि मतलब उनके पास पावर है। तो इस तरीके से वहाँ से रिलेट कर सकते हैं इसको, और एग्जाम्पल भी कुछ कुछ दे सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो उनका कॉलोनियल रूल के टाइम था ऐसे। ओरिएंटलिज्म का आइडिया ना, हाँ हाँ हाँ। एडवर्ड सेड। और हाँ, वो शायद एडवर्ड सेड वाला सपोर्ट में आ जाएगा। इसमें वो चॉम्स्की वाला क्रिटिसिज्म में आ सकता है क्या? मीनिंगलेस वाला जो दिया था। हाँ तो सकता है, थोड़ा उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा ना। कैसे करेगा? नहीं, मैं तो बस ऐसे डायरेक्ट बोल दिया, एक ही याद था। नहीं वो तो ठीक है वो, बट थोड़ा सा एक लाइन तो नहीं लिख सकते ना बस, तो कुछ और आइडिया आ रहा तो बता। नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम में अपने पास क्रिटिसिज्म है ही नहीं जाता, वही हाँ प्रॉब्लम है कि वो लोग कुछ डिफाइनली कुछ बोलते ही नहीं है, हर चीज में उनका कुछ ना कुछ असर दिख जाता है। क्रिटिसिज्म में ऐसे बोल सकते हैं कि इन्होंने इसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया किसी भी चीज़ को, और ये डीकंस्ट्रक्शन जो इनकी थ्योरी थी जो फौकॉल्ट ने दी थी सपोर्ट किया था, उसमें भी ये किसी भी कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एक्सप्लेन नथिंग, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। तो इन्होंने पावर को सोसाइटी से लिंक ज़रूर किया है, लेकिन अदर फैक्टर को बहुत इग्नोर कर दिया है इन्होंने। मतलब ये कह सकते हैं ना कि ये सिर्फ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव है, ये कुछ प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है ये पॉलिसी। हाँ कैसे हाँ, लाइक मोर नॉर्मेटिव काइंड ऑफ। हाँ हाँ, ये क्रिटिसिज्म हो सकता है। नाम चॉम्स्की का वो वर्ड ऐड करके, नाम ऐड करके, फिर आई थिंक ये वाला लगा सकते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ
और किसी को कुछ आइडिया इस पे? ठीक है, राइट, फिर आई थिंक दूसरा देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, तो कमेंट ऑन पॉलिटिक्स एज पावर कॉन्सेप्ट। फ्लैश। बोला क्या? मैंने पॉलिटिकल साइंस का बता दिया कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता है और पावर एक कोर कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स का। पावर इज सेड टू बी द करेंसी ऑफ पॉलिटिक्स। फिर मैंने लास्ट वाला का बता दिया, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, दैट द डिसिप्लिन कंसर्न विद हु होल्ड्स पावर एंड हाउ इट इज बीन एक्सरसाइज। तो एक्सपोनेंट ऑफ पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जिनका इनका डोमेन है, उन लोगों ने एक्विजिशन, मेंटेनेंस और लॉस ऑफ पावर बताया। हम इसका मैकियावेली से ट्रेस देख सकते हैं प्रिंस में, जिसमें वो गाइड करता है कि कैसे पावर में आना है और कैसे मेंटेन करना है। फिर हम देख रहे हैं कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया, जहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं रियल मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टर्स, नॉट जस्ट फॉर्मल कंसेप्ट जो इंस्टीट्यूशनल रेलम में जो बताया जाता है हमको। पावर थ्रू कोर पावर दो कोर कंसेप्ट इज आल्सो कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट बताया। फिर कन्वेंशनल थियरी बता दिया लिबरल और मार्क्सिस्ट, जिसमें वो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में मासेस के पास पावर है। फिर सेकंड इसमें बता दिया कि नहीं, एलिटिस उनको ये कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ हो या वहाँ पावर सिर्फ एलिट्स के पास ही कंसिडरेट होती है, जैसे वेल्थ हो जाती है। माइकल ने आयरन लॉ दे दिया और मिल्स ने पावर एलिट दे दिया, पावर नेवर रिमेन्स विद द मासेस बता दिया। लेकिन रॉबर्ट डाल और प्लूरल स्कूल हावेवर क्रिटिसाइज मिल्स वगैरह कि मच कंसंट्रेशन, इतना ज़्यादा भी कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा नैरो व्यू दिया है। पावर इज विथ मेनी ग्रुप्स बताता है वो, प्रेशर ग्रुप, और वो उसको पॉलीआर्की नेम देता है। तो डोमेस्टिक स्फीयर में भी नहीं, हमारा इंटरनेशनल स्फीयर में भी मॉर्गन तो जैसे बोल रहा है कि स्ट्रगल फॉर पावर होना चाहिए। हैनन का भी अनकन्वेंशनल व्यू जो हमने देखा कि पावर जो टू रहता है उसने वैसे डिफाइन किया जिसमें रियलाइज करता है ह्यूमन कंडीशन, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर दिया है। गांधी के कंसेप्ट में स्वराज के इसमें हम देखते हैं कि पावर रूल के ऊपर होता है, नॉट फॉर कोवर्जन बट डेवलपिंग अ कैपेसिटी टू रेजिस्ट अब्यूसिव अथॉरिटी, सिर्फ रेजिस्ट करने के लिए कोवर्जन के ऊपर नहीं है। So scholars from time to time define politics as the relation involving power, though they disagreed on whether it is coercive or developing capacities. वो है। फिर उसमें मैंने बताया कि but this view of politics, power view of politics suffers from two limitation. पहला, ये जो अप्रोच है ये सारे जो पॉलिटिक्स है उसको स्ट्रगल ऑफ पावर में रिड्यूस कर देता है। ऐसा नहीं है, डाइक बोलता है कि एक्टर्स और भी जो पर्पसेस है वो भी परस्यू करते हैं। सेकंड इसमें है कि ऑल स्ट्रगल ऑफ पावर इज नॉट सब्जेक्ट, जैसे कंपटीशन कॉर्पोरेट्स के ऊपर होती है वो भी एक पावर स्ट्रगल ही है, बट वो हमारे पॉलिटिक्स का ये नहीं है, डोमेन नहीं है। पॉलिटिक्स का डोमेन ऑन द कंट्री होता है पब्लिक अफेयर्स से, जो फोकस करता है डिसीजन टेकिंग फॉर अलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड। So this allocation for most of the part is defined by power dynamics, but not solely defines it. अकेले पूरा डिफाइन नहीं करता, ज्यादा हद तक डिफाइन करता है। Still, power remains a central concept of politics, though there are limits to its role. Power defines and shapes the interests and motives of actors, and is at the heart of the politics. ऐसा। सही है यार। मेरे मैम ने वो स्टीवन लुक्स का भी लिखा रखा है कि तीन को डिफाइन किया था ना उसने। हाँ, 3 रोल में डिफाइन किया था कि पावर कैसे यूज होती है पॉलिटिक्स में। think, वो भी हो सकता था। आई थिंक मैकियावेली वाला पॉइंट था, उसकी जगह शायद वो लिख सकते थे। बाकी मैकियावेली वाला पॉइंट भी सही है। एक्चुअली वही से चालू हो जाता है ना पावर व्यू। नहीं, वो चीज़ करेक्ट है, बस एक ऑल्टरनेट के लिए वैसे बोल रहा था। सही लिखा है। और किसी को कोई एडिशन करना है क्या इसमें? मॉर्गेंथ्यू का बोल सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे, कि उन्होंने लाइक ऑल स्ट्रगल फॉर पावर है ऐसा बोला था। वो डाला मेंशन वो डाला है। मैकपर्सन का अनकन्वेंशनल व्यू में हैना अरेंड और वो डाल दिया गांधी। मैकपर्सन भी आ सकता है इसमें, डेवलपिंग वाला ना, एक्सट्रैक्टिव और डेवलपमेंट वाला। ठीक है, सारा ही कवर लग रहा है, होलिस्टिक लग रहा है ये तो आंसर। एक्चुअली इसका मेन पार्ट ये लास्ट पेज में ही है
कि पावर और पॉलिटिक्स का डायरेक्ट जो रिलेशन है, ज्यादातर वो पॉलिटिक्स पावर को डिफाइन कर रहे हैं, जो व्यू है ना पूरा। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स और पावर के बीच का रिलेशन है कि पूरा पॉलिटिक्स पावर नहीं होता, और जो पावर होता है वो पूरा पॉलिटिक्स नहीं होता, ऐसा कुछ है वो। ठीक है, वो कोई और एडिशन है क्या इस पे? ठीक है, देन आई थिंक नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन नंबर 6 दिया किसको था? साक्षी का था। साक्षी का था क्या? और भी होंगे आई थिंक, 2-3 तो होते ही एक आंसर फिर। एक बार मतलब क्वेश्चन 6 का था, राहुल का था यार। ये राहुल को पता नहीं, बहुत दिन से नहीं लिख रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं। मतलब ये मैंने लिखा है, समझ में मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया क्वेश्चन। कमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप। मतलब जितना मेरे को समझा है कि ये पावर रिलेशन डिफाइन कर रहा है सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, ऐसा कुछ हाँ, मतलब उसी सेंस में लिखना था। बेसिक रिलेशंस। हाँ, मतलब थोड़ा ये हॉच पॉच वाला कंसेप्ट लिख दिया मैंने, आगे पीछे होगा बहुत कुछ इसमें, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख के बता देना। ओके, तो स्टार्टिंग वही जेनरिक लाइन से करा है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, और पॉलिटिक्स को कंसीडर करते हैं स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने मोनेस्टिक व्यू लिया पावर का। पावर फ्लो फ्रॉम द स्टेट टू द ओवर द पीपल। तो प्लेटो और फर्स्ट केम अप विद द आइडिया कि एक आइडियल स्टेट होगा जो कि रूल किया जाएगा बाय अ फिलोसोफर किंग, और वहाँ पे वो लिमिट करने के लिए फिलोसोफर किंग की पावर कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया पहली बार देता है। तो वही चीज लिखा है कि दिस मार्क्स द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट which guides the power relation of a state. Later, Aristotle came up with the idea of rule of law, which would be a product of wisdom of collective ages of मतलब वो मैन एजेस का वो कलेक्टिव प्रोडक्ट होगा, which would be superior to any man. Later, with the emergence of liberal scholars, came the idea of social contract. The idea was given by Hobbes, Locke, Rousseau, etc. They believe that the human life can only be in peace if they surrender their natural rights and abide by the rules of state. However, they also warn against any arbitrary action by state, which encroaches upon either life, तो Hobbes का idea था, or on his property, तो Locke का idea. Then man has the right to revolt. They also give the idea of constitution to keep the check on such arbitrary actions of the state. ठीक है, तो वहाँ पे वो constitution का idea देते हैं. Political scholars like E.V. Dicey in his work Rule of Law also mentioned that the constitution is the result of rights of people. However, the Indian constitution took a differing view. Constitution maker believe that since there is a deficit of democratic culture in India, so they wanted the constitution as a source of power, which would empower the common masses. फिर वो B.R. अम्बेडकर का जो आइडिया था वन वोट वन वैल्यू was to be only fulfilled by the presence of a written constitution. Thus, he believes that Constitution of India is not the result of right of people, rather it is the giver of right to the people. There also, since the Constitution is the result of deliberation, therefore, as Max Weber says, they ensure that power is exercised in a legitimate manner by the state. Thus, Constitution not only acts as a bulwark against the arbitrary action of the state, but also empowers the citizen to live a dignified life. काफी कचरा आंसर लिखा है, बता दो यार इसको कैसे बेटर कर सकते थे। बहुत सारे डोमेन क्या आंसर ऑफ द सेशन तो था। क्या बोला वरुण ने? पता नहीं वो
थोड़ा जोर से बोलो यार, वरना आपका ऑडियो बहुत लो आता है। नहीं नहीं कुछ नहीं, आंसर ऑफ द सेशन बोला है। अच्छा नहीं भाई, ऐसे मजाक नहीं। ठीक है यार, बताओ यार क्या और ऐड करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन एज पावर मैप। मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पावर ज्यादा लिंक कर नहीं पाया इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से। हम थोड़ा ऐसे लिंक कर सकते थे, लाइक जैसे जिन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट बोल रखे हैं पार्क के, जैसे फॉकॉल्ट वगैरह या हैना वगैरह, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वो सब चीज़ें इंक्लूड करता है। लाइक अगर फॉकॉल्ट डिसिप्लिन की बात कर रहा है, डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की, कैसे वो डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन पार्ट ड्राइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हैना मतलब सिविक रिपब्लिकनिज्म वगैरह की बात करती है, तो कैसे राइट्स वगैरह दिए जाते हैं कि मतलब पीपल जो है व्हीकल ऑफ पावर की तरह एक्ट करें। अगर वेबर ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, तो कैसे ब्यूरोक्रेसी को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, शायद काइंड ऑफ, मतलब पता नहीं। हाँ अच्छा आई मतलब थिंक इस हाँ कॉलेज का आइडिया डाल के और फिर वहां से कॉन्स्टिट्यूशन को हर मतलब उसमें पैरा में लिंक कर दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, उस सेंस में। मेरे को जितना हाँ समझ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप, मतलब जैसे अब नेट में भी देखा मैंने, तो वो बोल रहा है कि वन इज द पावर रिलेशन विद द गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नमेंट विद द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट की हाँ बॉडीज के ऊपर जो, एक्चुअली हाँ वैसे ही मतलब उनके बीच में जो ऑर्गन्स के बीच में जो पावर रिलेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट एज अ होल और आपके सिटीजन या सोसाइटीज के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे देता है, रिलेशंस का एक मतलब फाउंडेशन क्रिएट करता है। और कुछ चीजें वो वैल्यूज के इसमें रखता है, जस्टिस पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स बोल रहा है, जस्टिस इक्वालिटी, ऐसे जो वैल्यू सिस्टम है, ये पावर के कंसेप्ट से थोड़े मतलब आगे जाते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। तो ये वे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन तो भी ये मतलब थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा जो भी। तो वैल्यू सिस्टम जो पावर के कंसेप्ट से और आगे बढ़ के मतलब एक रिलेशन और तय करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ मतलब पावर रिलेशन ही नहीं होता, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ आई थिंक अगर मुझे एड्रेस करना होता तो मैं ऐसे कर सकती थी कि इसमें दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप, तो मतलब मैप में हम लोग बेसिकली किसी भी चीज़ का लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से यही बताता है कि एलोकेशन ऑफ पावर कहाँ कहाँ पर है, लाइक गवर्नमेंट को है, देन एग्जीक्यूटिव को है, लेजिस्लेचर को है, सबको अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा कि पावर मतलब लोगों के हाथ में भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यही बात करते हैं कि एक्चुअली पावर का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है। तो ये डिफाइन कर देते हैं, जैसे शिवानी ने बताया भी कि वेरियस स्कॉलर्स देखे कि हाँ वेबर का दे सकते हैं कि एक अथॉरिटी है, मतलब मेनली गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हैना एरेंट का कि पावर जो है वो लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे ऐसे करके दे सकते हैं। और आर्टिकल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डाल सकते हैं कि हाँ लाइक वी द पीपल। तो हमारे यहाँ दिया है कि अथॉरिटी बेसिकली या पावर लोगों के हाथ में है, ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं स्कॉलर्स के साथ में। फिर लास्ट में जैसे पलाश ने बोला कि ये बोल भी सकते हैं कि ऐसा कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, नॉट जस्ट कि पावर अकेले पावर पे बेस्ड है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर का जो स्ट्रक्चर तय करता है, वो जरूरी नहीं है कि हमारी सोसाइटी में भी वही हो। और जैसे मार्क्स वगैरह बोलते हैं कि आखिर में जो पावर ज्यादातर कॉर्पोरेट्स के हाथ में है और डेमोक्रेसी जो जैसे फंक्शन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बेसिक ये देता है, आपको फाउंडेशन देता है, बट असली पावर का गेम जो है वो और प्रोफाउंड और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अब रियल पिक्चर जब हम सोसाइटी में उसका प्रैक्टिस देखते हैं, तो ऐसा कुछ। हाँ कह सकते हैं बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा रियलिटी तो उससे डिफरेंट हो सकती है। फिर उसमें रियलिस्ट व्यू डाल सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का व्यू है ना सिर्फ, कि पावर जो जैसी है वैसी के वैसी ही है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल वगैरह ने दिया है। लेकिन आखिर में रियलिस्ट व्यू देखते हैं कि असली में बिहेवियर जो पावर से रहता है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डिफाइन करता है वैसा ही नहीं होता है एक्टर्स का बिहेवियर, वो और इसमें चल जाता है। ऐसा कुछ लग रहा है और कुछ है क्या? स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बता देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और पावर का क्या रिलेशन है, मिनिमम सेट करता है वो स्टैंडर्ड्स, और बार सेट करता है कैसे रिलेशंस होने चाहिए स्ट्रक्चर के बीच में गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में कैसा होना चाहिए। फिर स्कॉलर दे लेंगे जो उसको मतलब
ये सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। लीगल इंस्टीट्यूशनल में शायद किसका था, बेंथम का था क्या, है ना? लीगल इंस्टीट्यूशन शायद वही होगा। वो तो यूटिलिटेरियन का था ना, लीगल, और उसका तो आई थिंक ये मॉडर्न वाले ले सकते हो, सर राइवर जैनिंग या केसी वेरी को ले सकते हो। वो मतलब जो भी स्कॉलर है तो जो पावर को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे वैल्यूज के ऊपर रखे, मतलब जो भी रिलेशन बनाए उसके ऊपर, लेकिन बाद में फिर रियलिस्ट का व्यू डाल देंगे कि कैसे असली में पावर वैसा नहीं होता है, मतलब और प्रोफाउंड रहता है। पावर का जो कंसेप्ट है सोसाइटी में एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। कुछ अपन शायद इसका भी दे सकते हैं, डेमोक्रेसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन आपकी एलिटिस्ट थियरी बोलती है कि वो वैसा नहीं है, पावर सिर्फ इसके ऊपर है, मतलब एलिट्स के पास ही है। उसको काउंटर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उससे। आंसर तो सपोर्ट ही करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग हाफ है उसमें थोड़ा स्ट्रिक्टिज्म और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन या फिर यार इस पे एक बार अपना बना के डाल सकते हो क्या आंसर, क्लास देन? हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगी, मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना के डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू। राइट, अब लास्ट जो क्वेश्चन है यार उसको देख लेते हैं। तो attempt a comparative examination of views of Marx and Weber on power। आई थिंक हमने कवर किया भी है ना किसी आंसर में। लेजिटिमेसी वाले में कवर किया था, बट ठीक है यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका। कैसे स्टार्ट करोगे यार इसका बॉडी? वही शायद पावर सेंट्रल कंसेप्ट है, और कोर कंसेप्ट होने के बावजूद वो कंटेस्टेड है, ऐसे करके डालना पड़ेगा। वो तो इंट्रो हो गया ना। हाँ, इंट्री बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद मार्क, हाँ उसके बाद मतलब वही व्यूज के दिखाने के लिए कैसे कैसे स्कॉलर्स के अलग अलग व्यू, तो मार्क्स का बता देंगे, या किसी और का भी स्टार्टिंग से बताना वही बता सकते हैं एक आध लाइन। अब मार्क्स का जब स्टार्ट किया तो वही कि स्टेट के ऊपर दिखा देंगे कि वो जो पावर एक्सरसाइज करता है वो एक इंस्ट्रूमेंट ही है, सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास का प्रॉपर्टी क्लास है, जो असली पावर उनके हाथ में है, स्टेट सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कुछ। फिर वो इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा मार्क्स से, और क्या क्या कंसेप्ट उसमें। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर आई थिंक कॉन्ट्रास्ट दे देंगे वहाँ पे। वेबर ने उसको ही क्रिटिसाइज ही किया है ना उसने, कि वो लेजिटिमेसी को थोड़ा ये कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो मतलब सबसे पहले तो उसका ये भी दे देंगे रेवोल्यूशन जो वो बता रहा है मार्क्स का, कि वो असली में जो पावर रह जाएगी वो मतलब स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, तो वो पावर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा कुछ है। हाँ मतलब उसको अपन ऐसा स्टार्ट कर देंगे, मतलब इतना एलैबोरेट थ्योरी देने के बावजूद भी ही एंडेड अप एज अ गॉड हु फेल्ड। और फिर अपन ये बता देंगे कि मैक्स वेबर ने उस सेंस में ये चीज़ बोला है कि जो उसका रेवोल्यूशन है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में नहीं आ पाया, तो उसका तो वो रीज़न देना शुरू कर देंगे कि विल कंसीडर द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट एज लेजिटिमेट। तो उसको फिर पावर अथॉरिटी का डिस्टिंक्शन करना शुरू कर देंगे। क्लास फॉर इटसेल्फ वाला जो वो वाला है वो लेजिटिमेसी को ये करेगा, क्वेश्चन करेगा मार्क्स के हिसाब से, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेजिटिमेसी का जो कंसेप्ट है वो अथॉरिटी से इसलिए लिंक्ड हो चुका है क्योंकि वहां पे वो मान चुके हैं कि इनके इंटरेस्ट में भी है, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स भी है, तो वहां पे लेजिटिमेशन क्राइसिस नहीं आएगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। फिर हेबरमास वाला डाल सकते हैं कि शायद वो शॉर्ट लिव्ड है, जो वेबर को कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट वाला। वेबर को करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए हेबरमास वाला डाल सकते हैं शायद। और उसके वो 3 आइडियल्स भी है ना अथॉरिटी के, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक और तुम्हारा रैशनल लीगल बेसिस। लीगल है, तो वो चीज़ हो जाएगा, और फिर लास्ट में हेबरमास का एज अ क्रिटिक डाल सकते हैं।
कंक्लूजन क्रिटिसिज्म पे तो कंक्लूड नहीं कर सकते। नहीं क्रिटिसिज्म में तो नहीं करेंगे वो, जैसे अभी हमने इससे जो ऊपर दो तीन आंसर डिस्कस किया था ना, एक थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू ले लो कि वहां पर एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है जो वेबर का व्यू है। नाम के रूट में क्या एक्चुअली हेबरमास के बाद वो एग्जांपल दे दिया है ग्रीस वाला। वो तो क्रिटिक है ना, वो तो क्रिटिक हेबरमास है का वो। वो, हाँ, एप्लीकेशन ही है उसके आइडिया का। ऐसे भी कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि जो मार्क्स था और जो वेबर दोनों ने ही सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है पावर स्ट्रक्चर में, क्योंकि उन्होंने लाइक अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू। जैसे आइडिया है ये इंट्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है, या एक पावर के बाद सेकंड पैराग्राफ के लिए, या आप कंक्लूजन के लिए बोल रहे थे? कंक्लूजन के लिए बोल रहे हैं वो। हाँ कंक्लूजन मतलब दोनों में ही डाल सकते हैं, बट जहाँ पे भी ठीक लगे ऐसा रिलेट करने के लिए। और इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मतलब मैंने नोट किए थे। इसमें मार्क्सिस्ट ने बोला है कि ईच पॉलिटिकल पार्टी इज रिप्रेजेंटिंग अ सोशल क्लास, तो उन्होंने सोशल स्ट्राटिफिकेशन को इकोनॉमिक रिलेशन से एसोसिएट किया है, और इस इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पे उन्होंने बताया है कि कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो इनका ये डालना थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन से बेस है। और फिर उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल लाइफ जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास स्ट्रगल है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया था, जबकि वेबर ने ज़्यादातर फोकस जो रखा था वो अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेसी पे रखा था। तो ये थोड़ा सा एक्टिवली डिफरेंशिएट पूछा गया तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स को थोड़ा और वो उसकी थियरी को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और वो सब है बेस और सुपर स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट में इसमें करना है कि अपने को मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो चलो सोशियोलॉजिकल व्यू को पावर का जो रिलेशन है उसमें डिफाइन किया है, ऐसा कुछ करना है कि अपने स्टार्टिंग में पूरा आंसर में अपन ने सिर्फ डिफरेंसेस ही बताया ना। और तो कुछ लग भी नहीं रहा। आई थिंक इनके लिए टर्म भी दिया था सोशियोलॉजी ऑफ पावर, लाइक ये जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच आई थी ना, उसके प्रीकर्सर ही यही वेबर और मार्क्स माने जाते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया था सोशियोलॉजी ऑफ पावर को, तो इस तरीके से बोल सकते हैं ऐसा टर्म यूज़ करके थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए। तो ये वेबर ने पावर सिर्फ अथॉरिटी के ऊपर ही बोला है ना आखिर में, क्लास और उसके उसमें कुछ बोला नहीं है ना वैसे। अच्छा नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बोला है, ठीक है ठीक है। तो ऐसा दे सकते हैं कि बोथ has conceptualized power to be belonging to the society, but on one hand where Marx has defined it as a struggle of power between classes, Weber emphasized on the power that is embedded in bureaucracy and और क्या था ब्यूरोक्रेसी के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मेनली यही डिफरेंस था ही इनका। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कॉमनैलिटीज भी और डिफरेंसेस भी है ऐसा कुछ। और किसी को कुछ मतलब सूझ रहा है? इतना ही लग रहा है इस पे तो। कंक्लूजन यार किसी को कुछ मिले तो यार डाल देना इसके ऊपर। वहीं अटक रहे, बाकी तो आई थिंक सॉर्टेड है इसमें। सही है। ठीक है, काफी जल्दी हो गया यार, 9 क्वेश्चन।
तो कुछ कुछ डेमोक्रेसी में कवर्ड है ना, हाँ डाल और वो सब। आई थिंक थोड़े ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन और डाल देने चाहिए थे यार। अच्छे हैं अभी इस टॉपिक के क्वेश्चन। पावर तो हो गया नहीं? हाँ वैसे इतने ही क्वेश्चन थे शायद इसमें पावर में। अब क्या बच गया? नेक्स्ट थ्योरी ऑफ स्टेट करना है और फिर आईपीटी। ये तो बहुत बड़ा होगा। और आईपीटी में इतना वो नहीं है ना यार, इतना टेक्निकल नहीं है। अरे शुभ्रा मैम के टोटल 10 टेस्ट होते हैं, मतलब वो पूरे पेपर 1 के लिए। मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ पेपर 1 पार्ट ए के लिए, इसके मुझे लग रहा था कि पूरा जुलाई खिंच जाएगा। तो अभी आई थिंक सिर्फ हमारा एक ही टेस्ट बाकी है ना शुभ्रा मैम का, 5 तो हो गए हैं। 5 हो गए हैं और ये एक आखिरी टेस्ट पावर, थ्योरी ऑफ स्टेट और आईपीटी का रहेगा। पेपर 1 पार्ट ए कंप्लीट होता है। करेक्ट। तो मतलब अपन देख लेंगे संडे कब आ रहा है, अभी दूर है, हो जाएगा इसी वीक हो जाएगा। पूरा हो जाएगा पेपर 1? कल थर्सडे, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सैटरडे, हाँ सैटरडे तक हो जाएगा, इसी वीक खत्म हो जाएगा। बाकी देख लेंगे एक बार आईपीटी में, मे भी शायद आगे खिंच जाए एक आधा दिन, तो देख लेंगे अपन। और 1 वीक को कितना टाइम लगेगा? 20 दिन? 1 वीक का यार शेड्यूल डाला हुआ था ना। मतलब ये अगस्त तक, मतलब अगस्त 1 तक शायद सिर्फ 1 वीक तक ही होगा शायद अपना। देखो ये हो गया ना आईपीटी, यहाँ हो गया। और फिर ये 1 वीक का जो प्लान है ये 16 डेज का है। टेस्ट के दिन नहीं गिने क्या इसमें? हाँ उसमें करे ना 7, 8, 9, 10 4 टेस्ट इंक्लूड करके। अच्छा 16 दिन में हो जाएंगे? छोटा है क्या? यार 1 भी, हाँ हो तो जाएगा। वो अगेन इतना टेक्निकल नहीं है ना जितना टेक्निकल ये सब चीज़ें हैं, तो हो जाएगा आई थिंक। वही तो, मैं तो बोर हो गया पार्टी, ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है। पार्टी तो इंटरेस्टिंग है, बाकी तो सब वो ये रटने वाला है। फैक्ट्स है तो आपको याद रहेगा, बाकी इसमें थोड़ा वही है कि टेक्निकल है तो थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी तो मतलब अगर नहीं पसंद आता तो ये भी बहुत बोरिंग है वैसे तो। रखना तो पूरे यूपीएससी में ही है हर चीज में। 1 वीक में तो करंट अफेयर भी डालना पड़ेगा अपने को, स्कॉलर्स के लिए क्या है। ठीक है, तो फिर आज का वाइंड अप करते हैं, है ना? ओके बाय। चलो ओके थैंक यू। थैंक यू।